ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर भारतीय दूतावास ने चिंता व्यक्त की। कहा कि हम भारतीयों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। बढ़ती तल्खी के बीच इन तस्वीरों ने कनाडा और भारत के रिश्तों को रसातल में धकेल दिया। ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान खालिस्तानी समर्थक आए और बिना किसी बात लोगों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे बरसाए। हमलावरों के हाथ में खालिस्तानी झंडे थे और वो बार बार हिंदुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। हमने जो देखा इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट थ्रू आउट द डे, कह सकते हैं 4-5 घंटे जो चला वो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। टेम्पल अटैक वाज समथिंग इट लुक्स लाइक प्री प्लान। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर बयान जारी किया और कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। ये हमला तब हुआ जब ब्रैम्पटन में इंडियन हाई कमीशन की तरफ से कॉन्सुलर कैंप लगाया गया था। इसमें लाइव सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे, लेकिन कनाडा की पुलिस ने उल्टा एक बच्चे को दबोच लिया। इस घटना के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई नागरिक को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। इस हमले के बाद कनाडा में हिंदू संगठनों ने कहा कि हम मंदिर परिसर का इस्तेमाल किसी पॉलिटिकल पार्टी या संगठनों को नहीं करने देंगे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, घटना की निंदा करता हूं। कनाडा के हिंदू सांसद ने कहा, रेड लाइन क्रॉस हो गई है। पूरी दुनिया में जिस वक्त ये तस्वीरें ट्रूडो की नाकाम नीतियों और उनके खालिस्तान प्रेम की गवाह बन रही थी, उसी दौरान टोरंटो से लेकर दिल्ली तक इन तस्वीरों पर तमाम तरह के रिएक्शंस आए। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर बयान दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में भारत कनाडा संबंधों से लेकर हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर साफ साफ कहा कि हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये भी कहा कि हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा की ऐसी घटनाएं कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगी। कनाडा में खालिस्तानी हमले के बाद हिंदुओं में नाराजगी है। हिंदुओं ने नारे लगाए, बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं ने आपस में रहने की अपील की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक नए सर्वे ने दोनों पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 राज्यों में कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। सर्वे के मुताबिक रेड और ब्लू स्टेट्स में नतीजों में ज्यादा बदलाव नहीं दिखने वाला, लेकिन चुनाव का फैसला स्विंग स्टेट्स मतलब एरिजोना, नवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया के नतीजों से होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में मजबूती हासिल कर ली है, जबकि ट्रंप पेंसिल्वेनिया और एरिजोना में बढ़त बनाए हुए है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक हैरिस और ट्रंप दोनों को 49% सपोर्ट हासिल होता दिख रहा है। आमतौर पर औपचारिक नतीजे सामने आने में कुछ दिनों का समय लग जाता है, लेकिन वोटिंग पैटर्न और रुझानों के आधार पर वोटिंग के अगले ही दिन अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में तस्वीर साफ हो जाती है। अमेरिका में चंद घंटों के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, लेकिन इसी बीच चुनाव में गिलहरी की मौत का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, इलीगल माइग्रेंट्स, इन मुद्दों से अलग अब अमेरिका में व्हाइट हाउस की रेस गिलहरी के मुद्दे पर भी टिकने लगी है। सोशल मीडिया पर पीनट नाम की गिलहरी वायरल है। ट्रंप के सपोर्टर्स इसे लेकर कई हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने भी पीनट नाम की गिलहरी को लेकर ट्वीट किया। दरअसल न्यूयॉर्क में अधिकारियों ने इस गिलहरी को मार दिया था। अधिकारियों को कई बार शिकायतें मिली थी कि मार्क लोंगो नाम के एक शख्स ने गिलहरी और रैकून को पाला हुआ है। रेबीज का टेस्ट करने के लिए दोनों जानवरों को मार दिया गया। पीनट गिलहरी के सोशल मीडिया पर करीब 5 लाख फॉलोअर्स हैं। गिलहरी के मालिक ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पीनट के नाम से कैंपेन भी चलाया। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी। लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार यानी 6 नवंबर को सीएम सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए तलब किया है। मुड़ा जमीन घोटाले में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। सिद्धारमैया पर नियमों की अनदेखी कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के 14 प्लॉट अपनी पत्नी को देने का आरोप है। 24 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुड़ा स्कैम में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखा था।
इसके बाद 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। केस में सीएम सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती बीएम, करीबी रिश्तेदार मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू और अन्य को आरोपी बनाया गया है। 30 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया था। मामला आगे बढ़ता देख मुख्यमंत्री की पत्नी ने मुडा को जमीन वापस लौटा दी थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख बदली। अब 20 नवंबर को यहां पर होगा मतदान। पहले 13 नवंबर को इन 14 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब मतदान की तारीख बदल दी गई है। जिन 14 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, उनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल की 1 विधानसभा सीट है। चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख की बदलाव की वजह भी बताई। आयोग का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से कई राजनीतिक दलों ने तारीख की बदलाव करने की मांग की थी। इन सभी 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। झारखंड में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार, रोटी बेटी माटी का मुद्दा उठाया, कहा घुसपैठियों को बसा रही है जेएमएम। पहले चरण की 43 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए पीएम मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में रैलियां की। गढ़वा में पीएम मोदी ने रोटी बेटी माटी का मुद्दा उठाया और कहा कि वोट के लिए जेएमएम सरकार घुसपैठियों को बसा रही है। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। पीएम ने परिवारवाद और करप्शन पर भी जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। चाईबासा की दूसरी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी अस्मिता से समझौता कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने झारखंड का हमेशा विरोध किया। जेएमएम ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा दिया। पीएम मोदी ने झारखंड में नौकरी में होने वाली धांधली का मुद्दा उठाया और सूबे में एनडीए सरकार बनते ही 3 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी नियुक्ति का भी ऐलान किया। दिवाली और भाई दूज के बाद शेयर बाजार में बिकवाली का दिन रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि त्योहार के बाद शेयर बाजार खुशखबरी लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेयर मार्केट 942 अंक टूटकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। निफ्टी भी 24,000 के आंकड़े के नीचे बंद हुआ। बैंकों के शेयर्स की सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की अनिश्चितता और चीन में प्रोडक्शन लाइन तेज करने वाले फैक्टर्स की वजह से शेयर बाजार में बिकवाली हुई। इस बीच कच्चे तेल की कीमत में बढ़त देखी गई, मगर रुपया फिसल गया। एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि रुपए को स्थिर करने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर डैमेज कंट्रोल कर सकता है। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का समय खत्म होते ही साफ हो गई फाइनल पिक्चर। बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी समेत 10 बागियों ने वापस लिया अपना नामांकन। नाम वापसी के आखिरी दिन महायुति और महाअघाड़ी दोनों गठबंधन की तरफ से ज्यादा बागियों को मैदान से हटाने की कोशिश की गई। महायुति में बीजेपी के 10, शिंदे गुट वाली शिवसेना के 7 और अजित पवार गुट वाली एनसीपी के 7 बागियों ने नाम वापस ले लिया। नाम वापस लेने वालों में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी भी हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ पार्टी हित के लिए कर रहा हूँ। मैं कोई चुनाव लड़के एमएलए बनने के लिए काम नहीं किया है। हम पार्टी किस लिए चलाते? लोगों के लिए ना। लोगों का भला होना चाहिए, इसलिए सारा करते हैं। सिर्फ चुनाव ही लड़ना ये मकसद नहीं होता ना। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बागियों को चेतावनी दी थी कि नाम वापस लें, नहीं तो एक्शन होगा। महाअघाड़ी में कांग्रेस के 10, उद्धव गुट वाली शिवसेना के 6 और शरद पवार गुट वाले एनसीपी के 4 बागियों ने नाम वापस ले लिया। हमारा सबका कहना यही है कि महाविकास आघाड़ी का जो अधिकृत उम्मीदवार होगा उसके लिए सभी मिलके काम करेंगे। जितने भी हमारे थे सभी ने पीछे ले लिया है और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी है। कुछ बागियों के नाम पीछे लेने से दोनों गठबंधन के दिग्गजों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। माहिम विधानसभा पर नहीं बनी महायुति के बाद नामांकन वापस लेने के दिन सदा सरवणकर का ऐलान, कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। माहिम सीट पर अमित ठाकरे का रास्ता साफ करने के लिए महायुति में दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। शिवसेना विधायक सदा सरवणकर ने सीएम शिंदे से मुलाकात की। सियासी गलियारों में चर्चा रही कि सदा सरवणकर को नाम वापस लेने पर विधान परिषद की सदस्यता और मंत्री बनाए जाने का ऑफर महायुति के नेताओं की तरफ से दिया गया। सीएम शिंदे ने सदा सरवणकर को राज ठाकरे से मिलने का निर्देश भी दिया था। सरवणकर राज ठाकरे से मिलने भी पहुंचे, लेकिन राज ने मुलाकात से इनकार कर दिया। राज के इस तेवर के बाद सदा सरवणकर ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रमुख पदाधिकारी उनके राज साहब के पास गए थे और उन्होंने बताया कि
मुख्यमंत्री महोदय ने इस बारे में आपसे चर्चा करने के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे मिलना ही नहीं है और आपको अगर खड़ा रहना है तो आप खड़ा रहो। माहिम विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना से सदा सरवणकर, एमएनए से अमित राज ठाकरे और यूबीडी से महेश सावंत चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया, विवेक फणसलकर को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से रश्मि शुक्ला की शिकायत की थी। विपक्षी दलों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया। विपक्षी नेताओं ने रश्मि शुक्ला पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। क्या मजबूरी थी महायुति सरकार की उनको उस पद पर बिठाने की? एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यही है कि जो चुनाव हो रहे वो चुनाव ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, पारदर्शक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस प्रकार से किसी भी महिला अधिकारी को सार्वजनिक तरीके से टारगेट करना, टॉर्चर की तरफ लेके जाना, इस प्रकार का रवैया कांग्रेस का, ये अच्छी बात नहीं है। ये कांग्रेस के ऊपर भी कभी उल्टा हो सकता है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर विवेक फणसलकर को फिलहाल महाराष्ट्र डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए कल दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का भी निर्देश दिया है। जून 2024 में रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बावजूद रश्मि शुक्ला को जनवरी 2026 तक 2 साल का एक्सटेंशन मिला था। जब ये एक्सटेंशन दिया गया था तब भी विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्र के पहले दिन धारा 370 को लेकर हंगामा। पीडीपी विधायक के प्रस्ताव पर सदन में हुआ हंगामा। विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध किया। वहीद पर्रा ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। धारा 370 का जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं है, तो असेंबली में रेजोल्यूशन लाना, असेंबली में प्रोपेगेंडा खड़ा करना, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष रहीम राठौर ने कहा कि उन्होंने पीडीपी विधायक के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जो काम उमर सरकार नहीं कर पाई वो काम हमारे विधायक ने किया। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। विधानसभा का सत्र 5 दिन चलेगा। पहले दिन हंगामे के बाद ये तय है कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहेगा। छठ के मौके पर नहीं थम रहा रेल में बद इंतजामी का सिलसिला। देश के अलग अलग स्टेशनों पर लगातार बढ़ रही है यात्रियों की भीड़। कोई ट्रेन के टॉयलेट में सफर कर रहा है तो किसी ने 2 सीटों के बीच कपड़े का झूला बना लिया। स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम ऐसा है कि पुलिस और प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने में पसीने छूट रहे हैं। सिर्फ शहर की तस्वीर बदलती है लेकिन रेलवे यात्रियों की नीयत नहीं। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के बाहर एक बार फिर हजारों लोग मौजूद थे। ये सभी छठ के लिए अपने घर यानी बिहार और पूर्वांचल जाना चाहते हैं। इस बार पुलिस ने बांस की बल्लियां लगाकर भीड़ को कंट्रोल किया। छठ पर्व को देखते हुए यूपी के डीजीपी ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पूजा घाट पर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा मनाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आपका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर लोगों को छठ मनाने से रोक रहा है प्रशासन। छठ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। इसी के बाद छठ पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले शुरू कर दिए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने छठ पूजा के लिए बनाए गए घाटों को तोड़ा। आज मोर्चा दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खोला। बांसुरी जी इस भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ खा जाएं कि विश्वजीत झा और उनकी समिति सतपुला के पार्क में 8 सालों से छठ पूजा नहीं मना रहे। वो एक कसम खा लें, शपथ खा लें, मैं वहां जाना बंद कर दूंगा, हम इसके बारे में बात करना बंद कर देंगे। सौरभ भारद्वाज अगर गुंडागर्दी करके उस छठ घाट पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो स्थानीय जनता विरोध करेगी। दिल्ली में भारी तादाद में पूर्वांचल के लोग बसते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन वोटर्स के करीब दिखना चाहती है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक MiG-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि दोनों पायलट की जान बच गई।
जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स के इस लड़ाकू विमान ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी और ट्रेनिंग के लिए आगरा की तरफ बढ़ रहा था। तभी शाम 4 बजे यह हादसा हो गया। विमान क्रैश होने के बाद यह आग का गोला बन गया। हालांकि पायलट और को पायलट पहले ही विमान से इजेक्ट हो गए थे। हादसे वाली जगह से 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। गनीमत इस बात की थी कि यह फाइटर जेट खाली खेत में जाकर गिरा। अगर रिहायशी इलाके में क्रैश होता तो जानमाल के नुकसान की आशंका बढ़ जाती। विमान हादसे के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में बस मार्शल्स की बहाली को लेकर सड़क पर उतरी बीजेपी। सीएम आतिशी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बस मार्शल्स को तुरंत बहाल करो, केजरीवाल शर्म करो। हाथों में ये बैनर लिए बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम आतिशी के घर के पास प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल ने पहले बस मार्शलों को नौकरी से निकाला, अब उपराज्यपाल के आदेश के बाद भी उन्हें दिल्ली सरकार नौकरी नहीं दे रही है। ये अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर है। ये वो ऑर्डर है जिसमें उन्होंने 2023 में मार्शल्स को निकाला था। बता दें क्यों निकाला था, इतनी सी बात पूछने आए हैं। डीटीसी की बसों में तैनात 10,000 मार्शलों को अक्टूबर 2023 में हटा दिया गया था। बीते दिनों उपराज्यपाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की नियुक्ति का आदेश दिया था। बस मार्शल्स के मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी भाजपा पर बस मार्शल्स को हटवाने का आरोप लगा रही है, तो अब उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। कुंभ में मुस्लिमों को खान पान के कारोबार से दूर रखने की अखाड़ा परिषद की मांग के समर्थन में आए संत ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा बयान सांप्रदायिक। प्रयागराज कुंभ की पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा था, खाने पीने की दुकानें चलाने की इजाजत सिर्फ हिंदुओं को मिलनी चाहिए। अखाड़ा परिषद प्रमुख ने इस बयान का समर्थक साधु संत कर रहे हैं। संतों का कहना है कि खाने की दूषित करने वाली इतनी घटनाएं हो चुकी है कि आस्था की पवित्रता बरकरार रखने के लिए बेहद जरूरी है। डर सा बना हुआ है कि अन्य संप्रदाय वाले जो हमारे सनातन संस्कृति को नहीं जानते, हमारे धर्म को नहीं जानते हैं, वो हमारे निष्ठा पर कैसे खरे उतरेंगे। खाने पीने की सामग्री से, प्रसाद की सामग्री से उनको दूर रखा जाए। कार्य करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मुस्लिम संगठन इस बयान का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हो रही है। 26 जनवरी तक चलने वाले कुंभ में देश भर से श्रद्धालु, महात्मा और संत शामिल होंगे। गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों पर हुआ लाठीचार्ज के खिलाफ आज पूरे यूपी में वकीलों ने कामकाज का बहिष्कार किया और गाजियाबाद के जिला जज पर कार्रवाई की मांग की। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज वकीलों ने कामकाज का बहिष्कार किया। गाजियाबाद कोर्ट का मेन दरवाजा वकीलों ने बंद कर दिया, बाहर नारेबाजी की और जिला जज को हटाने की मांग की। बार एसोसिएशन से जुड़े जो लोग हैं और जो वकील हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वकीलों की मांग है कि जो जिला जज है उनको बर्खास्त किया जाए। वाराणसी में भी वकीलों ने नारेबाजी की और गाजियाबाद जिला जज को हटाने की मांग की। प्रयागराज में वकीलों की विरोध से कोर्ट का कामकाज ठप रहा। नाराज वकीलों ने हाईकोर्ट के गेट पर पुतला जलाया। शामली में वकीलों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 29 अक्टूबर को जिला जज से विवाद के बाद गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बैन के बावजूद दिवाली के दौरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो दिल्ली में पटाखों पर स्थायी बैन लगाने पर विचार करे। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज पेश की गई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 2022 और 2023 की तुलना में दिवाली के दौरान दिल्ली में अधिक प्रदूषण रहा। इस दौरान दिल्ली में पटाखे भी अधिक चले और पंजाब में पराली जलाने की घटना भी अधिक हुई, जिसका असर दिल्ली की हवा पर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से पूछा है कि वो अगले साल पटाखों पर रोक का पालन पूरी तरह से करवाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को मामले पर आगे सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी ये बताने को कहा है कि दिवाली के दौरान पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं क्यों बढ़ गईं।
उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, 36 की जान गई। उत्तराखंड सरकार ने जांच के आदेश दिए। यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसा अल्मोड़ा के कूपी के पास हुआ। बस मोड़ के पास बेकाबू हुई और सीधे खाई में जा गिरी। हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। ये बस किनाथ से रामनगर जा रही थी। छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे होने के कारण बस पूरी तरह भरी हुई थी। घायलों को रामनगर अस्पताल में भर्ती किया गया। जो गंभीर रूप से जख्मी थे उन्हें एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। कुछ घायलों को ऋषिकेश एम्स भी रेफर किया गया। एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम भी रामनगर हॉस्पिटल भेजी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने अल्मोड़ा बस हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे पर शोक जाहिर किया है। कुमाऊं मंडल आयुक्त को घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दिए। पौड़ी और अल्मोड़ा के ARTO प्रवर्तन को सस्पेंड कर दिया गया है। साउथ अमेरिकी देश बोलिविया में सत्ता को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आया। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों और पुलिस के बीच भीषण टकराव। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान की नहीं हैं, बल्कि बोलिविया के मेन हाईवे की हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की ये झड़प देखते ही देखते हिंसक हो गई। पुलिस पर पथराव हुआ तो जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे गए। लगातार हवाई फायरिंग की गई। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस के सपोर्टर सड़कों पर हैं। उनके खिलाफ हो रही आपराधिक जांच का विरोध कर रहे हैं। इसी टकराव के बीच रविवार को हथियारबंद गुट ने करीब 200 सैनिकों को किडनैप कर लिया था। सैन्य ठिकाने से गोला बारूद तक लूट ले गए थे। सीज फायर की अटकलों के बीच इजरायल ने साउथ लेबनान पर बारूदी हमले तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटता तब तक इजरायली सेना रुकने वाली नहीं है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंगों के नेटवर्क को इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस तरह नेस्तो नाबूद कर रही हैं। इजरायल का मिशन क्लियर है। वो चाहता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके बॉर्डर वाले इलाकों को पूरी तरह खाली कर दें ताकि उत्तरी इजरायल में विस्थापित हुए लोगों को दोबारा बसाया जा सके। दूसरी तरफ इजरायल ने यूएन के साथ अपनी उस समझौते को भी खत्म कर दिया है जिसमें यूएन की एजेंसी फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए काम कर रही थी। गाजा पट्टी में एजेंसी का एक्सेस पूरी तरह बंद कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इजरायल ने सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की। कहा कि ईरान को सपोर्ट करने वाले टॉप कमांडर को गिरफ्तार किया गया। बारिश और तूफान की वजह से स्पेन से लेकर अमेरिका तक तबाही का मंजर दिखा। स्पेन में नेताओं को बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा झेलना पड़ा। स्पेन में मुसीबतों का अंबार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तूफान पिछले हफ्ते आया था, लेकिन अभी तक लोग दर्द और तकलीफ में हैं। 200 से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा और विनाश के निशान हैं। ऊपर से नेताओं के दौरों के चलते लोग गुस्से में हैं। नेता बार बार दिलासा देने आ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हीं पर अपनी खींच उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री सांचेन के बाद अब स्पेन के राजा को लोगों ने खरी खोटी सुना दी। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। राजा और रानी दुख बांटने गए थे, लेकिन किसी ने कार पर लात मारी तो किसी ने मिट्टी फेंकी। दूसरी तरफ अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान और बवंडर का बैक टू बैक हमला हुआ। इसके चलते 86,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। इससे पहले अमेरिका के ओक्लाहोमा में 2 दिन में 35 टोर्नेडो आए थे, जिसकी वजह से 100 लोग घायल हो गए थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।